अबाउट फ्रिक्शन देखेंगे। पहला हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on magnitude or shape of area of contact. It depends only on the nature of area in contact. ठीक है, क्योंकि जनरल मिसकंसेप्शन है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई ब्लॉक ऐसा रखा है या फिर इसको लेटा के रखे हैं, कभी कभार विथ लेमन्स माइंड हमें लगता है कि इसको स्लाइड करेंगे तो कम फ्रिक्शन होगा, इसको स्लाइड करेंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है। ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होने से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा μmg और यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा μmg। मतलब कितना एरिया कांटेक्ट में है, सर्कुलर एरिया है कि स्क्वायर शेप का एरिया है, शेप ऑफ द एरिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट नेचर ऑफ द एरिया। एरिया का नेचर कैसा है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। और बाय अप्लाइंग lubricants, the intermolecular spacing between molecules of two surfaces in contact increases, so frictional force decreases। तीसरा हुआ म्यू डिपेंड्स ऑन, ये पॉइंट शायद हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, नेचर ऑफ both surfaces in contact। both surfaces in contact दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। I would like to highlight this point। Suppose ये एक बॉडी है A और मान लो कि इसका मास m है, नाम है इसका A। जब ये स्लाइड कर रहा है v वेलोसिटी में, चलो मानते हैं कि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन। ये कोई एक बॉडी है B, अगर कोई एक मास m है, जब ये v वेलोसिटी में स्लाइड कर रहा है तो मान लो कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन। ये B है, इसका भी मास m है, जब ये स्लाइड कर रहा है, चलो मानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है 15, दोनों का मास बराबर है। कहाँ स्लाइड कर रहे हैं, फ्लोर पे स्लाइड कर रहे हैं। दोनों का मास बराबर होने के बावजूद फ्रिक्शनल फोर्स क्यों डिफरेंट आ रहा है, दोनों का म्यू अलग अलग होगा। सपोज हम A को B के ऊपर बैठा दिए, ये A है, ये B है। अब ये अरेंजमेंट स्लाइड कर रहा है, तो क्या बता सकते हो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और A को B के पीछे बांध दिए, अब ये अरेंजमेंट स्लाइड कर रहा है, क्या होगा नेट फ्रिक्शनल फोर्स। या B को A के ऊपर बैठा दिए, B A के ऊपर बैठा है और अरेंजमेंट मूव कर रहा है, क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें ये दोनों केस दिया गया है।
ये तीनों केस में हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। ध्यान से देखो, म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब ये जब स्लाइड कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स था 10 न्यूटन, मतलब यहाँ पर म्यू mg का वैल्यू था 10, जबकि यहाँ पर म्यू mg का वैल्यू था 15। चलो यहाँ पर ये जो 10 है वो क्या है, म्यू a mg, यहाँ पर ये क्या है, म्यू b mg, यहाँ पर ये क्या होगा, 40 स्लाइडिंग b, तो क्या लिखेंगे, म्यू b, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया 2 mg, रेटिंग ये हो गया म्यू बी इंटू 2mg, तो म्यू बी इंटू mg का वैल्यू तो 15 है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन। इस केस में इसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, इसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 15, कितना हो गया टोटल फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन। इस केस में अब बी ए के ऊपर बैठा हुआ है, बी ए के ऊपर बैठा हुआ है, तो नीचे कौन कांटेक्ट में है, ए, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू एम, म्यू ए, नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा म्यू ए इंटू 2mg, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू ए mg का वैल्यू था 10, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। कहने का मतलब है म्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यू ए और म्यू बी की बात। मान लो कि कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, मान लो कि कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, ये दिस इज ए बॉडी केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। मैं चाहता हूं कि ये मास स्लाइड कर जाए नीचे, मैं चाहता हूं कि ये मास स्लाइड कर जाए, तो मेरे पास कितने तरीके हैं, एक तो हुआ इसको पुश पुल करेंगे ये मूव कर जाएगा, इधर से पुश करेंगे या इधर से पुल करेंगे, या थीटा को बढ़ा देंगे, या लुब्रिकेशन डाल देंगे। ये तीन नहीं करना है फिर भी मूव करवा रहा है, neither you have to push or pull, nor you have to lubricate, nor you have to change the value of theta, still you want this body to move. The fourth condition is, अगर आप एक हैमर लेके हैमर लेके ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर हथौड़े से मारोगे, इसको छूने की कोई जरूरत नहीं, इसके ऊपर हथौड़े से मारोगे तो देखोगे कि ये धीरे धीरे नीचे आने लगा है, ये धीरे धीरे नीचे आने लगा है। हो क्या रहा है, when you are hammering you are creating vibration in this plane, all molecules are vibrating, when the molecules vibrate तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बदलते रहता है, बदलने के कारण उनके बीच में जो फोर्स था वो घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा तो फ्रिक्शन घट जाएगा, तो ये फिसलने लगेगा, और कंटिन्यूअसली मारते रहेंगे तो ये पूरा चलता जाएगा नीचे तक। तो जैसे ये वाइब्रेशन होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स गेट्स अफेक्टेड, तो इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन रोक नहीं पाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, स्लाइड करता है। तो इसको हम लोग किस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, मतलब जब वो बॉडी स्लाइड करेगा, स्लाइड करने से वाइब्रेशन होता है, स्लाइड करेगा तो दोनों सरफेस के बीच में जो म्यू का वैल्यू था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लो पहले था 0.8, अभी थोड़ा सा घट के हो गया 0.65, 0.7, ठीक है। सो ड्यू टू वाइब्रेशन ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाता है, उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडर स्लाइडिंग मोड उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे when a body is sliding the frictional force on it decreases due to vibrations produced, ठीक है, vibrations produced in the surface molecules
जो सरफेस मॉलिक्यूल से वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अफेक्टेड हो जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन under sliding condition is called coefficient of kinetic friction। कैसे लिखते हैं इसको? म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन which is slightly less than mu s, the coefficient of static friction। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू एस। मतलब अभी तक जो हम लोग म्यू म्यू कर रहे थे उसमें जो म्यू था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, कोई बॉडी रेस्ट में है तो म्यू एस स्लाइड कर रहा है तो म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, स्लाइटली लेस देन म्यू एस। अब हो क्या रहा है कि जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है उसका म्यू का वैल्यू थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग अकाउंट में लेंगे, ठीक है, टेकिंग म्यू के इनटू अकाउंट द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स with applied force on a body at rest is as below। अभी अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे कि कोई बॉडी के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है जब वो रेस्ट में था, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे। हम लोग देख चुके हैं as you go on increasing applied force, frictional force equal increases becomes maximum। जो मैक्सिमम वैल्यू था लिमिटिंग वैल्यू था, मतलब बॉडी स्लाइड नहीं किया है, अब हम इसको कहेंगे म्यू एस इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अभी अगर अप्लाइड फोर्स को और फर्दर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स तो और नहीं बढ़ सकता, इट इज ऑलरेडी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या होगा? बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बट एज द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इट हैज सम एक्सीलरेशन, as it has some acceleration its velocity increases, as velocity increases mu decreases, so the frictional force slightly decrease and continue like this। तो ये जो नया वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आया उसको क्या कहेंगे? म्यू के इंटू आर। ध्यान रहे कि इन दिस जोन बॉडी एट रेस्ट, ये बॉडी एट रेस्ट, हियर इन दिस जोन आप कहोगे बॉडी इज स्लाइडिंग, बॉडी इज स्लाइडिंग। समझ में हुआ? मतलब कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू आर होगा, रेस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू आर होगा। लेकिन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में म्यू एस और म्यू के बारे में नहीं दिया रहेगा, एक म्यू दिया रहेगा। तो in that case you have to assume that the variation is so small that in both the case you take the value of mu। बस ये पॉइंट को समझने के लिए खाली हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। we are just doing this question to understand this mu s and mu k वाला बिजनेस कैसे यूज करते हैं इसको। सपोज कोई एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, you are applying a force on it और दिया है यहाँ पर mu s is 0.8 0.6। Find frictional force on block। Find frictional force on block if F is equal to 25 Newton और वैल्यूज दे देते हैं F 25 न्यूटन, F 40 न्यूटन, F 45 न्यूटन। और तीनों केस में हमें
निकालना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज सो सिंपल। अगर हम देखेंगे हियर व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज सेम एज इट्स वेट, R is equal to 5G or 50 न्यूटन। म्यू S इंटू R, जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कितना है? इट इज 0.8 इंटू 50, दैट इज 40 न्यूटन। नाउ व्हेन applied force, F is the applied force parallel to the surface of contact, is 25 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? यू सी अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोनों में से छोटा वाला 25 न्यूटन। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन, यू से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 40 न्यूटन, तो ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो 40 न्यूटन का होगा। और तीसरा हुआ when applied force is 45 न्यूटन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? नाउ द बॉडी स्लाइड्स, बॉडी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू आर। म्यू के कितना है? 0.6, आर कितना है? 40, so it is 24 न्यूटन। You must see how the things are changing. R is 50, तो कितना हो गया? It is coming out to be 30 न्यूटन। 0.6 into 50 is equal to 30 न्यूटन। आ गया समझ में म्यू एस म्यू के का यूज आप लोगों को? Yes sir. Now we are talking about पॉइंट नंबर 6, कि कोन एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। When a body is sliding, when a body is sliding, the different forces exerted by the surface on body are क्या क्या है? एक तो हुआ नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे करके दो फोर्स दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। बात कर रहे हैं व्हेन बॉडी स्लाइड, नॉर्मल रिएक्शन है, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स है, दो फोर्स म्यू आर एंड आर। सो व्हेन ए बॉडी स्लाइडिंग, व्हेन ए बॉडी स्लाइडिंग, द स्लाइडिंग सरफेस exerts two forces, एक तो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, ठीक है। नेट फोर्स exerted by the surface net force exerted by the surface is equal to F net। क्या होगा देखो तो, R और म्यू आर का रिजल्टेंट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। F net क्या है? इट इज R स्क्वायर प्लस म्यू आर का स्क्वायर होल ओवर, R स्क्वायर प्लस म्यू आर का स्क्वायर होल ओवर, ठीक है। अक्सर पूछ लेते हैं a mass of 5 kg sliding on a rough surface of coefficient of friction d, what is the force on the block exerted by the surface। बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स लिख के आ जाते हैं, क्या लिखना पड़ेगा? R स्क्वायर प्लस म्यू आर का स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन क्या म्यू दिया है। अगर म्यू के दिया है तो म्यू के लिखेंगे, खाली म्यू दिया है तो म्यू लिख देंगे। नाउ द एंगल बिटवीन
the angle between the net force and the normal reaction, that is what is phi, you देख रहे हो, that is phi is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब था? When a body is sliding, तभी तो ये म्यू आर हुआ, नहीं तो म्यू आर क्यों होता, उससे कम होता। That is called angle of friction। ठीक, what is tan phi here? Mu r by r, that is phi is tan inverse of mu, phi is tan inverse of mu, phi हो गया tan inverse of mu। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय tan inverse of mu, वो सिर्फ mu के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? दिस इज कमिंग आउट टू बी phi, the angle of friction। ये क्या हो गया? गिवन बाय द एक्सप्रेशन tan inverse of mu। ठीक है, अगर ये tan inverse of mu है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसको कोन एंगल क्यों कहते हैं? Why we call it a कोन एंगल? सपोजिंग ये कोई ब्लॉक मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मैं अगर इस ब्लॉक को अगर ये बॉडी को मैं ऐसे मूव करवाया, सोचो सपोज ये बॉडी इधर को स्लाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या क्या फ्रिक्शनल, क्या क्या फोर्सेस आएंगे? एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? ऐसे होगा, है ना? नेट फोर्स विल बी लाइक दिस। अगर ये बॉडी इधर को स्लाइड करेगा, ठीक है, बॉडी अगर इधर को स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो गया मेरे तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, तो फ्रिक्शनल, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो जाएगा। ये बॉडी अगर इधर को मूव करेगा, तो नेट फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। दैट मींस फॉर रैंडम मोशन ऑफ दिस बॉडी ऑन ए सरफेस, द नेट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस मे बी इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, व्हिच इज ट्रैवर्सिंग द सरफेस ऑफ ए कोन। और हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो क्या है? ये जो नेट फोर्स है वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली दैट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, तो इसलिए इसको कोन एंगल कहते हैं, ठीक है? तो व्हाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोन एंगल, दिस रीजन इज दिस। अब थोड़ा सोचने वाली चीज ये हुआ कि यहाँ पर कौन सा म्यू लेना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ए केस व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग। When the body is sliding means mu value should be equal to mu k। जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, मैं क्यों ये चीज को बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुक से गलती से लिख दिया और एक टर्म आएगा एंगल ऑफ रिपोज, उसमें वो लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर द सेम थिंग बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर tan इनवर्स ऑफ म्यू। नो, ये म्यू नहीं है, ये म्यू के है। अगर म्यू दिया है, म्यू के नहीं दिया है, तो म्यू ले लेंगे, अलग बात है, नहीं तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स ऑफ म्यू के, ठीक है? अच्छा, अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देख लिए, चलो समझते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, पॉइंट नंबर 7, एंगल ऑफ रिपोज ये क्या है? इसको हम लोग थीटा 0 से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या है? द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन टू हॉरिजॉन्टल एट व्हिच a body
just starts sliding, or slides down with constant velocity is called एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम लोग थीटा 0 से डिनोट करेंगे। क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज? सपोजिंग कोई एक बॉडी किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। हियर इज ए ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब मैं क्या करता हूं, इस इंक्लाइन प्लेन को मैं धीरे धीरे टेढ़ा करना शुरू करता हूं। तो एक पर्टिकुलर एंगल में टेढ़ा करने के बाद मुझे दिखा कि ये बॉडी स्लाइड करना शुरू किया। जिस एंगल में टेढ़ा करने के बाद ये स्लाइड करना शुरू किया, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। उससे ज्यादा एंगल होने से भी स्लाइड करेगा, उससे कम होने से स्लाइड नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली उसको पुश पुल की कोई जरूरत नहीं है। गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। So that angle with the horizontal is called the angle of repose. ठीक है? So the angle of an inclined plane to horizontal at which a body kept on it just starts sliding or slides down with constant velocity is called angle of repose. अब सोचो कि कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग बात कर रहे हैं थीटा, जब थीटा 0 है, फिर थीटा इज थीटा 0, ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाला है। मान लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो लेट अस सी द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इट मस्ट बी हैविंग ए कंपोनेंट लाइक दिस, यू कॉल इट mg sin theta 0. This component will be mg cos theta 0. Here will be a normal reaction acting on it and it is about to slide. अब जस्ट फिसलने वाला है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है? The body is about to slide is otherwise understood as limiting equilibrium. The body is in limiting equilibrium. ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज पता करना है, हमें एंगल ऑफ रिपोज पता करना है। हम देख लिए कि अभी ये बॉडी इंक्लिनेशन ऐसा इंक्लाइन प्लेन का कि बॉडी इज नाउ अबाउट टू स्लाइड डाउन, ये जस्ट फिसलने वाला है। मतलब एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम अपना एक्स एक्सिस को ऐसे, वाई एक्सिस को ऐसे मान देंगे तो कहेंगे सिग्मा fx मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा? r इज इक्वल टू mg cos थीटा 0। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा? डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू इनटू r, दैट इज mg cos थीटा 0। क्या मिला? tan थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू। देन व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? थीटा 0। द एंगल ऑफ रिपोज क्या है उसका वैल्यू? tan इनवर्स ऑफ म्यू। यही लोगों को कंफ्यूज करवा देता है कि दोनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज बराबर है, लेकिन ध्यान रहे angle of friction is calculated when the body is sliding. Mu is mu k. Here the body is about to slide, not sliding. Mu is equal to mu s. तो हम कहेंगे ये tan inverse of mu s है। तो जो कंक्लूजन मिला आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है that is slightly greater than एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, अगर
वो सरफेस पे म्यू एस और म्यू के में कोई अंतर है। तो हर एक बॉडी का पार्टिकल्स इक्वली वाइब्रेट नहीं करते हैं जब वो मोशन करता है, डिपेंड करता है कि कितना टाइटली वो पैक्ड है, उसके हिसाब से इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा है। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, ये tan इनवर्स ऑफ म्यू के। अगर डिफरेंशिएट करके दिया है तो दोनों को वैसे हमें समझना चाहिए। क्या देखें हम लोग, इट इज θ0 is the maximum angle of an inclined plane to horizontal at which a block kept on it, at which a block can be at rest on it। दूसरा हुआ at theta is equal to θ0, the block is in limiting equilibrium, the block is in limiting equilibrium, so with a small external disturbance it slides down with constant velocity, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जैसे कोई मान लो कोई बॉडी है, इसका मास दिया है कि यहाँ पर म्यू दिया है 0.5, मान लो कि इसका मास दिया है 10 kg, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 100 into 0.5 is 50 न्यूटन। मान लो आप 50 न्यूटन फोर्स दे रखे हो, द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अगर इसको कोई भी थोड़ा सा भी धक्का दे देगा तो नेट फोर्स तो जीरो है, ना फ्रिक्शन फोर्स बदलेगा ना ये फोर्स बदलेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्योंकि एट द एंगल ऑफ रिपोज द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देने से कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे फिसलना शुरू करता है। बीट नंबर 3, θ0 कौन एंगल ऑफ रिपोज डज नॉट डिपेंड on mass of the body, it does not depend on the mass of the body, बॉडी का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी कभार ऐसा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि सपोज अगर कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है और ये ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में, इट इज द एंगल ऑफ रिपोज क्या है, tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो ये ब्लॉक अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अभी अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक लाके रख देंगे, कभी कभार लगता है कि हेवी हो गया फिसलने लग जाएगा, नो, हेवी हो गया तो नहीं फिसलेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज ये मास m हो, 2m हो, 3m हो, जब तक म्यू नहीं बदल रहा है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं बदल रहा है, तो ये मास कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो θ0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ m। क्यों बता रहा हूं, दे में आस्क यू क्वेश्चन, कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में था, अब अगर उसके ऊपर r मास रख देंगे
it will accelerate down, it will remain at rest, it may slide down with constant velocity. Which of the option is wrong? Wrong option कौन सा होगा? It will accelerate down. या तो रहेगा या फिर स्लाइड करेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4 में चलो ये केस को देखते हैं। सपोज ये थीटा है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा 0, पहले एंगल छोटा था, धीरे धीरे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। थीटा 0 क्या हुआ? एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहोगे? जब ये एंगल थीटा 0 से मान लो 30 डिग्री में फिसलना शुरू करता है, तो 20 डिग्री में तो रेस्ट में रहेगा। At 20 degree, the body will be at rest. When theta is less than theta 0, body at rest. अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? द अप्लाइड फोर्स। क्या है अप्लाइड फोर्स? mg sin थीटा। ठीक है? When theta is equal to theta 0, अब ये जस्ट फिसलने वाला है, बॉडी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब हुआ कि अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सब बराबर है। मतलब आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स को आप mg sin थीटा कहो चलेगा, और म्यू mg cos थीटा कहो चलेगा, क्योंकि थीटा 0 है। क्योंकि एट थीटा इक्वल टू थीटा 0, mg sin थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा 0। समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 0, थीटा अगर थीटा 0 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? अभी फिसलने लगेगा, बॉडी स्लाइड्स और रेदर विल से एक्सीलरेट डाउन, बॉडी एक्सीलरेट डाउन, बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा, है ना? तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीलरेट कर रहा है मतलब स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो क्या हम नोटिस कर रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज चेंजिंग। When theta is less than theta 0, frictional force is mg sin theta. Theta is equal to theta 0, frictional force is mg sin theta और mu mg cos theta, कुछ भी कहो। When theta is more than theta 0, frictional force is mu mg cos theta. So after we understand all these points, let us plot the variation of frictional force with theta. हम केस ले रहे हैं, कोई एक ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखें और थीटा को ग्रेजुअली हम बढ़ा रहे हैं, थीटा इज इंक्रीजिंग। चलो प्लॉट करते हैं वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन थीटा इज स्मॉल, थीटा इज लेस देन थीटा 0, फ्रिक्शनल फोर्स इज mg sin थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स sin थीटा वाला ग्राफ लेता है। अगर हर वक्त वही रहता तो शायद ये डायग्राम कुछ ऐसे जाता, sin थीटा वाला डायग्राम होता। लेकिन जैसे थीटा का वैल्यू थीटा 0 हो गया, उसके बाद sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 में mg sin थीटा में mg cos थीटा बराबर था। अब cos थीटा हो गया। cos थीटा का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे होता है ना? और इसमें थीटा अगर बढ़ रहा है तो म्यू mg cos थीटा का वैल्यू घटेगा। सो द डायग्राम विल गो लाइक दिस। मतलब पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा अप टू थीटा 0, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा। मतलब द वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पार्ट कौन सा है? mg sin थीटा। ये पार्ट कौन सा है? म्यू mg cos थीटा। और यहाँ पे दोनों बराबर है, देखो दोनों का वैल्यू बराबर। सो द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ थीटा इज shown here. Okay, bit number 5.
Bit number 5. When theta is greater than theta 0, the body accelerate down. The body accelerate downward. ठीक है, what is the acceleration? क्या एक्सीलरेशन होगा? अब देखो तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है तो इधर खींचने वाला फोर्स तो mg sin थीटा है। कब की बात करें? जब थीटा इज मोर देन थीटा 0, mg sin थीटा है। रोकने वाली फोर्स म्यू mg म्यू r है। तो फिर इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? A is equal to mg sin theta, नेट फोर्स बाई मास, mg sin theta minus mu mg cos theta whole divided by m। क्या आ गया ये? g goes common, sin theta minus mu cos theta by, that's all। So when theta is more than theta 0, when theta is more than theta 0, the body accelerated down। ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट करना शुरू करता है। क्या एक्सीलरेशन में? इट कम डाउन विथ एन एक्सीलरेशन g sin थीटा माइनस mu cos थीटा, है ना? अच्छा, ये जो एक्सीलरेशन है इसको हम लोग कुछ दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे? Let us suppose I want to modify this relation. How I want to write it? अभी हम लोग देखे कि एक्सीलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, लेकिन हमें तो मालूम है क्या? हमें मालूम है कि g sin थीटा तो sin थीटा है, म्यू कितना है? tan थीटा 0, एंगल ऑफ रिपोर्स। अगर थीटा 0 हुआ तो इसको tan थीटा 0 लिख सकते हैं इनटू cos थीटा। थोड़ा सजा के लिखो तो sin थीटा माइनस sin थीटा 0 बाय cos थीटा 0 इनटू cos थीटा। सिंप्लीफाई करो, g sin थीटा इनटू cos थीटा 0 माइनस sin थीटा 0 इनटू cos थीटा whole divided by cos theta 0। sin A cos B minus sin B cos A is sin A minus B। तो ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है। अगर म्यू दिया हुआ है तो यू गो फॉर दिस, अगर म्यू नहीं दिया है तो यू गो फॉर दिस। अगर एंगल ऑफ रिपोर्स दिया है तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं।